नमस्कार दोस्तों। आज हम मूल्यांकन करने लगे हैं लगभग 22 साल पहले केस का कि वो केस क्या था कि अगर हम सच्चे हैं तो सामने वाला कोई सरकारी अफसर भी हो तो सत्यमेव जयते होता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 59 डॉक्टरों पे एफआईआर हो गई। 59 डॉक्टरों पे एफआईआर ये हो गई। मेरे सामने ही वो केस की कॉपी खुली हुई है और इसलिए हुई कि सिविल सर्जन साहब जी ने एक सर्कुलर का हवाला दिया। वो सर्कुलर था 29 जुलाई 1999, जिसमें गवर्नमेंट ने लिखा था कि 13/10/95 को एक सिविल रिट पिटीशन हुई थी 1656/97। याद रखिए कौन सी रिट हुई थी, 1656/97। और उस रिट में जो प्रेयर की गई थी और उस प्रेयर के मुताबिक फैसला आया और सर्कुलर निकला कि चेकिंग करो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। चेकिंग करो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने वही किया और 59 बंदों को मेडिकल प्रैक्टिस करते पाया। किसकी? एलोपैथी की। अब उन्होंने जांचा तो है नहीं कि वो एलोपैथी कर रहे हैं कि क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके पास कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज नहीं है। तो उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की 59 बंदों पे। 59 बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माननीय सिविल सर्जन अलेजिंग दैट 29/7/1999 एक गवर्नमेंट ने इशू किया था, उस टाइम डायरेक्शन दी थी कि माननीय कोर्ट में 13/10/95 सिविल रिट पिटीशन 1656/97 में कहा गया था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको उनके ऊपर चेकिंग करो। अब नेचुरली 59 में से एक बहुत ही ज्ञानवर डॉक्टर थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बीईएमएस, जिन्होंने 3 साल का बीईएमएस पास किया हुआ था 98 में। और उन्होंने पटिशनर बना के पंजाब स्टेट गवर्नमेंट पे केस कर दिया। एसोसिएशन थी और वो मार्च 4 2002 को उसका फैसला भी आ गया। तो उसमें जो लिखा था तो वो ये लिखा था कि 16/96/1997 का जो कोर्ट में केस लगा था, वो जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं था, मगर बंदे पकड़ लिए कौन से? बीईएमएस वाले। सर्कुलर वाज इशूड। वो सर्कुलर तो इशू किया गया था कि अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रोका जाए मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन से प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एलोपैथी में डील करते हैं। तो नेचुरली क्या हुआ? तो नेचुरली उनके ऊपर जो एफआईआर की गई तो वो मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा की गई। तो ये जो सर्कुलर था वो उन पे लागू तो होता नहीं था। तो नेचुरली माननीय सिविल सर्जन और पुलिस अथॉरिटीज़ को कन्फ्यूज़न हुई, जिसके चक्कर में उन्होंने 59 पे एफआईआर दर्ज की। मगर आप सुन लीजिए, ऑन 9 Feb 2004 कोर्ट डायरेक्टेड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू वेरीफाई द फैक्ट वेदर पिटिशनर, जो पिटिशनर था माननीय, क्या उसके पास मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन थी एलोपैथी। तो इन कंप्लायंस डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एफिडेविट दिया स्टेटिंग दैट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पिटिशनर के पास कोई भी एलोपैथिक ड्रग बरामद नहीं हुई। He further stated that during the course of checking of clinical premises, तो कोई एलोपैथी वहाँ से भी नहीं निकली कस्टडी में। तो ये इन व्यू ऑफ अबव सेड एफिडेविट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट पिटिशनर अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट एंड सेक्शन 26 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट
was an abuse of process of court as same by registering only the ground that petitioner was not possessing the registration certificate under the Indian Medical Council Act. तो फिर ये तो वायलेशन हो गई। सिर्फ 1956 एक्ट के अंडर किसी के पास रजिस्ट्रेशन ना हो MBBS जैसा, तो ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर रजिस्ट्रेशन तो मिल नहीं सकती, वो तो MBBS को मिलती है। When the petitioner was not practicing modern system medicine, जब modern system medicine practice ही नहीं कर रहा बंदा, he was not required to get himself registered under the said act. माननीय एडवोकेट जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो बंदा एलोपैथिक से छेड़खानी नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो 1956 में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के उसके अंडर रजिस्टर होना भी अनिवार्य नहीं। वो तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ना इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर आती है, ना ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एक्ट के अंदर आती है। अनडिस्प्यूटेडली, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी डाउट के, पिटिशनर वाज प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोपैथी, और जिस भी इंस्टीट्यूट से वो की थी उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जारी किया था उसके हिसाब से तो वो कॉम्पिटेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। इन व्यू ऑफ द अबव सेड डिस्कशन द इंस्टेंट पिटिशन इज अलाउड and impunged FIR number 89 dated 7/8/90 registered at police station and under section 15 of Indian Medical Council Act 1956 and section 26 of Drug and Cosmetic Act consequent proceedings क्या the petition only are quashed, तो FIR quashed हो गई BMS के अगेंस्ट 59 के। अब ध्यान से समझिए, अगर एक BMS वाला इन्वेस्टिगेशन के दौरान, छापे के दौरान उसके पास एलोपैथी नहीं निकलती, तो केस काहे का बनेगा? ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बनेगा और ना ही केस बन सकता है मेडिकल काउंसिल एक्ट का। अब तो मेडिकल काउंसिल है नहीं, तो NMC का कोई एक्ट भी नहीं उस पर लागू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जितनी हमने RTA डाली हैं, NMC ने भी कहा नेशनल मेडिकल काउंसिल, ये भी मेडिकल काउंसिल की तरह हमारे दायरे में नहीं आती। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए, सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए। आप कोशिश करो अपनी BMS MBEH को अपोस्टाइल जरूर कराओ। बच्चे बहुत कहते हैं कि सर ये क्या फ़ायदा, हमने कौन सा फॉरेन कंट्री जाना है। नहीं, आपका डॉक्यूमेंट जोड़ा है सुपर 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 डुपर रेलिवेंट और ऑथेंटिकेट हो जाता है, सर्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी यूनिवर्सिटी आज की डेट में BMS तो दे नहीं रही, क्योंकि अंडर कंसिडरेशन है, तो एक संस्था दे रही है। अब संस्था पे हो सकता है सामने वाली पार्टी विश्वास ना करे, मगर अगर एक डिपार्टमेंट, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जब आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे ठप्पा ला देते हैं ऑथेंटिकेशन, अपोस्टाइल क्या है ऑथेंटिकेशन, तो फिर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई सिविल सर्जन, माननीय सिविल सर्जन या पुलिस ऑफिसर आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको ये नहीं कह सकता कि झोला छाप है या अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इससे ये सबूत होता है। आप देखना चाहें तो नेट पे डाल सकते हो, जो मैंने डाली है मैं आपको बोल देता हूँ कि 13/10/95 सिविल रिट पिटीशन हुई, रिट नंबर सिविल रिट पिटीशन 1656 ऑफ 1997। तो दोस्तों, आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो भी ये मिल जाएगा आपको। आपने गूगल पे कुछ नहीं करना, BEMS डालना है, पंजाब डालना है, कोर्ट डालना है, तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, आपके सामने बिल्कुल। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।